शिद्दत, जुनून या जहर पार्ट 4। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और डार्क फिक्शन व सस्पेंस की श्रेणी में आती है। इसमें दर्शाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल कहानी की मांग हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण का समर्थन या महिमा मंडन नहीं किया गया है। साधना ने बार बार कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग ने उसे कैद कर दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये पागलपन है। आप मुझे किडनैप कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि आप गलत कर रहे हैं। आतिश ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे से अपना फोन निकालकर डैशबोर्ड पर रख दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो बाहर की रफ्तार से बिल्कुल उलट थी। उसने साधना की बात को अनसुना कर दिया था। आतिश की उस खामोशी ने साधना के डर को गुस्से में बदल दिया था। वह पागलों की तरह डैशबोर्ड पर हाथ मार रही थी, पर आतिश के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी। उसने बस धीरे से गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी थी। साधना का दिल उसके सीने से बाहर आने को था। उसने बगल में बैठे आतिश को देखा। वो ऐसे बेपरवाह बैठा हुआ था जैसे वह मौत से खेलने का आदी हो। मिस्टर ओबरॉय, होश में आइए। आप क्या कर रहे हैं? साधना की आवाज़ कांप रही थी। ये कोई मजाक नहीं है, गाड़ी रोकिए वरना बहुत बुरा होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, साधना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन आतिश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर पत्थर की तरह जमे हुए थे। उसने बस इतना कहा, बुरा तो तब होगा डॉक्टर जब तुम मुझसे दूर जाओगी। अभी तो हम बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सी मंजिल? ये पागलपन है। साधना ने चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं था। साधना को समझ आ गया था कि बातों से आतिश को रोकना मुमकिन नहीं है। उसका हाथ धीरे से अपने बैग की तरफ गया। उसे याद आया कि अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा पेपर स्प्रे रखती है। उसने कांपते हाथों से बैग की चेन खोली और स्प्रे बाहर निकाला। मिस्टर ओबरॉय, आखिरी बार कह रही हूँ, गाड़ी रोको। आतिश ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं जानम, आज रास्ता मुड़ने वाला नहीं है। तभी बिना एक पल गवाए साधना ने आतिश की आंखों पर स्प्रे कर दिया था। मिर्च का तीखा स्प्रे सीधे आतिश की आंखों में जा लगा था। आह! आतिश दर्द से चीख पड़ा था। उसकी आंखों में भयानक जलन होने लगी थी और पल भर के लिए उसे दिखना बंद हो गया था। अनजाने में उसका पैर एक्सीलेटर पर और जोर से दब गया था। तुमने ये क्या किया? आतिश चिल्लाया। उसने अपनी आंखें मलने की कोशिश की और उसी चक्कर में स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से छूट गया था। 150 की रफ्तार पर दौड़ती मर्सिडीज सड़क से पूरी तरह डिफ्लेक्ट हो गई थी। बचाओ! साधना के गले से एक चीख निकली। गाड़ी डिवाइडर को तोड़ती हुई कच्ची ढलान की तरफ मुड़ गई थी। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। आतिश ने आखिरी कोशिश में ब्रेक मारने चाहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ गाड़ी सीधे पेड़ से जा टकराई थी। एयरबैग्स खुले, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि साधना का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया था। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। टूटे हुए कांच की चरमराहट और बोनट से उठते धुएं के बीच मौत की गंध हवा में तैर रही थी। आतिश स्टीयरिंग पर सर झुकाए बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों से पानी और सर से खून की एक बारीक लकीर बह रही थी। दूसरी तरफ साधना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने धुंधली नजरों से बाहर की ओर देखा, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे समय थम गया था। साधना के दिमाग में सफेद कोट, अस्पताल की गलियां और उसका अधूरा सपना चमक कर गुजर रहा था। मैं मर नहीं सकती, अभी नहीं। और फिर उसकी गर्दन भी एक तरफ लुढ़क गई थी। कुछ मिनट ही गुजरे होंगे। साधना ने अपनी उंगलियां हिलाई। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। उसने कांपते हाथों से अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि आतिश की तरफ से कुछ हलचल हो रही है। आतिश ने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सांसें तेज और भारी थीं। उसने अपनी सूजी हुई आंखें खोलने की नाकाम कोशिश की और हाथ बढ़ाकर साधना का कंधा टटोला। उर्वी, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ रुआंसी और भारी थी, जैसे वो सच में अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा हो। साधना ने नफरत से अपना कंधा झटकना चाहा, पर शरीर में जान नहीं थी। मैं साधना हूँ, मुझे जाने दो, वह फुसफुसाई। आतिश ने कराहते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसके हाथ खून से सने थे, जिससे साधना के चेहरे पर भी लाल निशान बन गए थे। नहीं, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम भूल गई हो सब कुछ, पर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। तभी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे थे। अनुराग सबसे पहले अपनी गाड़ी से बाहर निकला। सामने का मंजर देख उसका दिल डूब गया था। साधना! वह चिल्लाया और भागकर गाड़ी के पास पहुंचा। जब बचाव दल ने दोनों को बाहर निकाला तो आतिश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने कांपते हाथों से अनुराग की वर्दी पकड़ी और धीमी टूटती आवाज में बोला, ऑफिसर, मेरी पत्नी पूर्वी को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और वह फिर से बेहोश हो गया था।
अनुराग के कदम ठिठक गए थे। पत्नी? पूर्वी? उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। वो जानता था कि आतिश ओबरॉय शहर का सबसे बड़ा और शातिर मुजरिम है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई गवाह या सबूत नहीं मिला था। कुछ घंटों बाद अस्पताल के सफेद गलियारे सन्नाटे भरी गूंज में बदल गए थे। हवा में अब जल्दी टायर की नहीं बल्कि एंटीसेप्टिक और दवाइयों की तीखी गंध थी। साधना की पलकें भारी थीं। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो छत पर जलती सफ़ेद ट्यूबलाइट की रोशनी उसे चुभन का एहसास करा रही थी। उसके सिर पर एक भारी पट्टी बंधी थी और बाएं हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर, मरीज को होश आ रहा है, एक नर्स की आवाज़ सुनाई दी। साधना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन गला पूरी तरह सूखा हुआ था। धुंधली यादें किसी डरावनी फिल्म की तरह उसके जहन में दौड़ने लगी थीं। आतिश की पागलपन भरी हंसी, मिर्ची स्प्रे की तीखी गंध और फिर वो जोरदार टक्कर। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए। साधना ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, मिस्टर ओबरॉय वो कहाँ हैं? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और साधना के करीब आकर बोले, शांति रखिए मिसेस ओबरॉय, आप खुशकिस्मत हैं कि एयरबैग्स ने आपकी जान बचा ली है। आपको गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन आप खतरे से बाहर हैं। साधना ने फिर से वही सवाल दोहराया, आतिश उनका क्या हुआ? डॉक्टर की खामोशी ने साधना के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मिस्टर ओबरॉय की हालत बहुत नाजुक है। गाड़ी का इंजन उनके हिस्से की तरफ से टकराया था। उनके सिर पर गहरी चोट लगी है और वो इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। अभी साधना इस खबर को संभाली रही थी कि वार्ड के बाहर से जूतों की आहट सुनाई दी थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और अनुराग अंदर दाखिल हो गया था। उसकी वर्दी पर अभी भी धूल और साधना के जख्मों के कुछ सूखे हुए निशान थे। उसकी आंखों में गहरी चिंता और एक अजीब सी उलझन थी। साधना को होश में देखकर उसकी जान में जान आई थी, लेकिन चेहरे की शिकन कम नहीं हुई। साधना, तुम ठीक हो? अनुराग ने करीब आते हुए धीमे स्वर में पूछा। साधना ने कांपते हाथों से बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। अनुराग, वो आतिश, उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी पूर्वी हूँ। वो पागल हो चुका है। उसने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी थी। अनुराग ने कुर्सी खींचकर साधना के पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया था। शांत हो जाओ साधना, मुझे पता है तुम कौन हो, लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ और ही है। आतिश के वकीलों की फौज अस्पताल पहुंच चुकी है और ताज्जुब की बात यह है, उनके पास पूर्वी ओबरॉय के नाम के सारे दस्तावेज हैं, जिनमें तुम्हारी तस्वीरें हैं। साधना की होश उड़ गई थी। क्या ये नामुमकिन है? मैं अपनी पूरी जिंदगी की गवाह हूँ, मेरा करियर, मेरा परिवार। चुप रहो साधना, अनुराग ने कमरे के दरवाजे को लॉक करते हुए कहा। आतिश ओबरॉय सिर्फ सन की नहीं है, वह इस देश के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। हम सालों से उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, पर वह हर बार बच निकलता है। साधना ने हैरान होकर पूछा, तो उसे पकड़ू ना? नहीं कर सकते। अनुराग ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। बाहर मीडिया और वकीलों की फौज खड़ी है। आतिश ओबरॉय ने शादी के ऐसे पुख्ता कागजात पेश किए हैं कि पूरी दुनिया मान रही है कि तुम उसकी बीवी पूर्वी ओबरॉय हो, जो सालों पहले अपनी याददाश्त खोकर गायब हो गई थी। साधना की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या ये झूठ है? तुम तो सच जानते हो ना? अनुराग साधना के बेड के पास बैठा और धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ, पर ये हमारे लिए अच्छा मौका है। तुम्हें पुलिस की एजेंट बनकर उसके साथ रहना है। वह यह साबित करने पर तुला है कि तुम याददाश्त खो चुकी हो और वो बेचारा पति है। साधना का पारा चढ़ गया था। क्या बकवास है, मैं डॉक्टर साधना हूँ, उसकी पत्नी नहीं। अनुराग ने साधना की आंखों में देखा। उसकी आवाज एक पुलिस ऑफिसर की थी। साधना, आतिश को कमजोर करने का हमें आज तक कोई मौका नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। वो तुम्हें पूरी मानता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। साधना ठिठक गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो अनुराग? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए पूर्वी बन जाओ, उसके घर जाओ, उसकी पत्नी होने का नाटक करो। आतिश के पास वो सीक्रेट कोड्स और फाइल्स हैं जिन्हें हम आज तक एक्सेस नहीं कर पाए। अगर तुम उसके करीब रहकर वो सबूत जुटा लो तो हम उसे उम्र कैद दिला सकते हैं। साधना की आंखों में खौफ ठहर गया था। तुम मुझे उस शैतान के पिंजरे में भेज रहे हो, वह खतरनाक है। मैं जानता हूँ ये बहुत जोखिम भरा है, अनुराग ने मजबूरी से कहा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो वह तुम्हें अपनी पत्नी साबित करने की कोशिश करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आतिश के घर में तुम मेरी सीक्रेट एजेंट रहोगी। मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहूंगा। साधना, आतिश तुम्हें अपनी पत्नी समझ रहा है और यही उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है। साधना ने बाहर देखा जहां आतिश के गार्ड तैनात थे। उसे एहसास हुआ कि आतिश ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा किया है जहां से भागने का हर रास्ता उसने खुद जला दिया है। ठीक है, साधना ने मुट्ठियां बीसते हुए कहा, मैं आतिश ओबरॉय के घर जाऊंगी, पर पूर्वी बनकर नहीं, उसकी मौत बनकर। मेरी शांत सी जिंदगी में तूफान ला दिया है। मैं साबित करके रहूंगी
कि मैं पूर्वी नहीं हूँ। साधना अभी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी बाहर गलियारे में भारी कदमों की आहट हुई और शोर बढ़ रहा था। एक कड़कती आवाज़ गूंजी, मुझे मेरी बहू से मिलना है। उसे इस सरकारी वार्ड में क्यों रखा गया है? साधना का खून जम गया था। ये आवाज़ आतिश की दादी माँ मिसेस देवयानी ओबरॉय की थी, जो शहर की सबसे रसूखदार और सख्त मिजाज महिला मानी जाती थी। वार्ड का दरवाज़ा झटके से खुला। मिसेस ओबरॉय हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए अंदर आई। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड और एक नामी वकील था। उन्होंने साधना की तरफ एक ठंडी और नफरत भरी नजर डाली, जिसमें एक चेतावनी छिपी थी। डॉक्टर साधना, या यूं कहूं कि पूर्वी। उन्होंने तकिए के पास दस्तावेजों का बंडल पटकते हुए कहा, मेरे बेटे की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो तुम उस पागल खाने से कभी बाहर नहीं आ पाओगी जहां से तुम भागने का नाटक कर रही हो। साधना ने घबराकर अनुराग की तरफ देखा, लेकिन अनुराग बेबस खड़ा हुआ था। कानून कागजों पर चलता है और आतिश ओबरॉय ने कागजों का ऐसा जाल बुना था जिसमें साधना एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार पूर्वी बनकर रह गई थी। अचानक नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट आतिश ओबरॉय को होश आ गया है, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। वो सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, पूर्वी। साधना के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। मिसेस ओबरॉय की धमकी और आतिश के पागलपन की खबर ने साधना के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर इस जाल से निकलना है तो शिकारी की मान में उतरना ही होगा। बिना एक पल गवाए साधना ने झटके से अपने हाथ से ड्रिप की सुई खींचकर निकाल दी थी। नस से खून की एक बूंद उभरी, पर उसने परवाह नहीं की। साधना, ये क्या कर रही हो? अनुराग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। वो मुझे बुला रहा है ना, तो मैं जाऊंगी। साधना की आवाज में अब डर नहीं, एक ठोस इरादा था। वह लड़खड़ाते कदमों से उठी और आईसीयू की तरफ भागी। अनुराग और मिसेस ओबरॉय भी उसके पीछे थे। आईसीयू के बाहर डॉक्टरों की भीड़ थी। जैसे ही साधना ने अंदर आने की कोशिश की, सीनियर डॉक्टर ने उसे रोक दिया था। डॉक्टर साधना, आप खुद एक मरीज हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। पेशेंट बहुत हिंसक हो रहा है। साधना ने अपनी गहरी सांसों को काबू किया और डॉक्टर की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर सर, एंड हिज वाइफ टू। मैं जानती हूँ उसे कैसे संभालना है। डॉक्टर अभी कुछ कहते, तभी पीछे से मिसेस ओबरॉय की भारी आवाज गूंजी, जाने दो इसे, मेरे पोते की जान बसी है इसमें। अगर आतिश को कुछ हुआ तो इस अस्पताल का वजूद मिटा दूंगी, इसे अंदर जाने दो। दादी माँ का रसूख काम कर गया था। डॉक्टर पीछे हट गए थे और साधना ने भारी मन से आईसीयू का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर खौफनाक था। वेंटिलेटर की तारें जमीन पर बिखरी थीं। दवाइयों की ट्रे उल्टी पड़ी हुई थी और आतिश, जिसके सिर पर पट्टियां बनी थी, पागलों की तरह नर्सों को धकेल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और गले की नसें फटी जा रही थीं। पूर्वी, कहाँ है मेरी पूर्वी? वो इस वक्त दवाइयों के असर में था। साधना ने खुद को शांत किया। उसने अपनी नफरत को दिल के एक गहरे कोने में बंद किया और चेहरे पर वो प्यार ओढ़ लिया जिसकी आतिश को तलाश थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। आतिश, शांत हो जाओ प्लीज। उसकी आवाज में एक बनावटी कोमलता थी। जैसे ही साधना की प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, आतिश झटका खाकर रुक गया था। उसने धुंधली नजरों से साधना को देखा। साधना ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथों को थामा और उन्हें अपने चेहरे पर रख लिया था। देखो आतिश, काम डाउन। तुम यही चाहते थे ना कि मैं सच मान लूं? देखो, मैं आ गई, मैं पूर्वी हूँ और मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधना के स्पर्श में जैसे कोई जादू था। आतिश का उखड़ा हुआ हौसला अचानक शांत होने लगा था। उसकी भारी सांसें थमी और उसने बंद होती आंखों से साधना को निहारा। एक पल के लिए वह खूंखार मुजरिम नहीं बल्कि एक जिद्दी बच्चा लग रहा था। मुझे सोना है जानम, आतिश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बहुत शोर है यहाँ, कबूल करो। साधना ठिठक गई थी। क्या कबूल करूं? तभी आतिश ने झटके से साधना की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया था। उसने अपना भारी से साधना के सीने पर उसकी धड़कनों के ठीक ऊपर रख दिया था। साधना का रोम रोम कांप उठा था। उसने घबराकर बाहर खड़े अनुराग की तरफ देखा। कांच के पार खड़े अनुराग की आंखों में बेबसी थी, पर उसने धीमे से सिर हिलाकर इशारा किया, करो, जैसा वो कह रहा है वैसा ही करो। साधना ने एक ठंडी सांस भरी। उसने अपने कांपते हाथ आतिश के बालों में डाले और उन्हें सहलाते हुए बेहद धीमी आवाज में गिनती शुरू की। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं शुरू करती हूँ। 1, 2, 3। जैसे जैसे गिनती बढ़ती जा रही थी, आतिश की पकड़ ढीली होती गई थी। साधना की धड़कनों की लय और उसकी मखमली आवाज ने आतिश के दिमाग के तूफान को शांत कर दिया था। दवाइयों के असर और साधना की मौजूदगी ने उसे गहरी नींद के आगोश में भेज दिया था। साधना समझ गई थी, वह उसे सुला नहीं रही थी,
वह उसे खुद से बांध रही थी। आतिश सो चुका था, लेकिन साधना की गिनती जारी थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह महज एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां हर गिनती उसे आतिश के और करीब ले जा रही थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद आईसीयू वार्ड में वक्त जैसे ठहर सा गया था। साधना के लिए ये हफ्ता किसी इम्तिहान से कम नहीं था। हर रात जब आतिश की दवाइयों का असर कम होने लगता और उसका बेचैन मन फिर से पूर्वी को पुकारने लगता, साधना को उसके सिरहाने बैठना पड़ता। वह आतिश के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए धीमी आवाज में वह गिनती दोहराती थी, 80, 81, 82। और उसकी धड़कनों की थाप पर आतिश धीरे धीरे गहरी नींद के आगोश में चला जाता था। साधना को खुद से घिन आती थी, पर अनुराग का चेहरा और उसका मिशन उसे टूटने नहीं दे रहा था। इसी बीच साधना ने अपने पिता प्रमोद जी से बात की। उन्हें सच बताना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसने एक सफेद झूठ का सहारा लिया था। उसने बताया कि उसे एक बेहद क्रिटिकल केस के ऑब्जर्वेशन के लिए 90 दिनों के लिए मसूरी के एक प्राइवेट विला में शिफ्ट होना होगा। प्रमोद जी, जो खुद उसूलों के पक्के इंसान थे और डॉक्टर के फर्ज को सबसे ऊपर मानते थे, उन्होंने साधना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, एक डॉक्टर के लिए उसका मरीज ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारी जरूरत वहाँ है तो जरूर जाओ, बस अपना ख्याल रखना। उनकी आंखों में गर्व और थोड़ी सी फिक्र थी। अनुराग ने अंधेरे में साधना का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसके पापा का अच्छे से ख्याल रखेगा। साधना, तुम अकेली नहीं हो। मैं हर पल साई की तरह तुम्हारे आसपास रहूंगा। अंकल की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें आज भी नहीं आने दूंगा। बस तुम उस घर में संभल कर रहना। 1 हफ्ते बाद आतिश को डिस्चार्ज करने का दिन आ गया था। ओबरॉय मेंशन की गाड़ियां अस्पताल के बाहर कतार में खड़ी थीं। आतिश अब वेंटिलेटर पर नहीं था, लेकिन उसके सिर पर लगा घाव और उसकी आंखों में साधना के लिए वह पागलपन भरा जुनून पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। जैसे ही वे अस्पताल की दहलीज से बाहर निकले, आतिश ने साधना का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मालिकियत थी। तैयार हो जाओ जानम, अब हम अपने घर जा रहे हैं। वो घर जिसे तुमने अपनी यादों से मिटा दिया था, लेकिन उसकी दीवारें आज भी तुम्हारी खुशबू पहचानती हैं। आतिश ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। साधना ने एक नजर अनुराग की तरफ देखा, जो दूर अपनी पुलिस जीप के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। साधना ने गहरी सांस ली और आतिश की मर्सिडीज में बैठ गई थी। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी मसूरी की सड़कों से होती हुई ओबरॉय मैंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। साधना के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। सामने एक आलीशान महलनुमा कोठी थी, जो बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही रहस्यों से भरी लग रही थी। मिसेस ओबरॉय, दादी माँ, एंट्रेंस पर आरती की थाल लिए खड़ी थी। उन्होंने साधना को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान दी और मन में कहा, स्वागत है पूर्वी। इस घर में तुम्हारी वापसी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली है। साधना ने घर के अंदर कदम रखा, पर उसे महसूस हुआ कि यह कोई घर नहीं, बल्कि एक सोने का पिंजरा है। ओबरॉय मैंशन को अंदर से देखते ही साधना की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाहर से जो घर आलीशान दिख रहा था, अंदर से वो किसी महल जैसा था। लेकिन उस चमक धमक में एक अजीब सा सन्नाटा और डर भी था। हॉल के बीचों बीच छत से एक बहुत बड़ा बेल्जियम कांच का झूमर लटका हुआ था। उसकी रोशनी जब फर्श के सफेद संगमरमर पर पड़ रही थी, तो पूरा हॉल जगमगा रहा था। हॉल के दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां थीं, जिन पर मखमली लाल कालीन बिछा था। दीवारों पर महंगी तस्वीरें और सोने की नक्काशी वाले बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही साधना अंदर आई, वहां खड़े लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया था। हॉल में आतिश का पूरा परिवार खड़ा था। साधना को देखते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा गया था, जैसे सबने कोई भूत देख लिया हो। मोहिनी चाची, उनके हाथ से कांच का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया था। वो थर थर कांपने लगी थी और पीछे हटते हुए बुदबुदाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जिंदा कैसे हो सकती है? हमने तो इसे अपनी आंखों से। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी महेश चाचा, उन्होंने तुरंत मोहिनी का हाथ पकड़कर उन्हें चुप कराया, पर उनके खुद के माथे पर भी पसीना चमक रहा था। कजिन्स चारुल, रिया, अंकुर और जतिन चारों एक दूसरे के पीछे छिपने लगे थे। रिया तो डर के मारे रोने ही वाली थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पूर्वी को वो मरा हुआ मान चुके थे, वो उनके सामने खड़ी है। जतिन और अंकुर, जो हमेशा ओबरॉय खानदान के रसूख में अकड़ कर चलते थे, आज उनके घुटने जवाब दे रहे थे। जतिन के हाथ में पकड़ा फोन नीचे गिर गया था, पर उसे उठाने की सुध उसे नहीं थी। चारुल और रिया दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोफे के पीछे दुपक गई थीं। रिया की आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं दहशत के थे। उसे लगा जैसे उसने कोई साक्षात प्रेत देख लिया हो। पूर्णिमा, आतिश की माँ, वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी।
साधना को देखते ही उनके पैर जम गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और पछतावा साफ दिख रहा था। वो चाहकर भी पूर्वी का नाम नहीं ले पा रही थी। तभी दो नौकरानियां आकर उन्हें अपने कमरे में ले गई थीं। सिर्फ दादी देवयानी थी, जिनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उन्होंने आरती की थाल नीचे रखी और एक सर्द मुस्कान के साथ साधना के करीब आई। डरो मत पूर्वी, ये सब तुम्हें देखकर थोड़े हैरान हैं। आखिर मरे हुए लोग जब वापस आते हैं तो स्वागत ऐसे ही होता है। दादी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। आतिश ने साधना के कंधे पर अपना हाथ और मजबूती से टिका दिया था और पूरे परिवार को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, घर की मालकिन वापस आ गई है। अब से इस घर में वही होगा जो पूर्वी चाहेगी। और मोहिनी चाची, अगली बार कुछ भी गिरने की आवाज आई तो याद रखिएगा, कांच के टुकड़ों पर चलने की आदत डालनी होगी आपको। मेरी बीवी को शोर पसंद नहीं है। साधना समझ गई थी कि सालिशान घर की चमक धमक के पीछे खून के गहरे धब्बे छिपे हैं। आतिश ने हॉल में खड़े डरे हुए परिवार पर एक आखिरी सर्द नजर डाली और फिर अपना रुख साधना की तरफ किया। उसके चेहरे पर जो अभी तक एक शिकारी जैसी क्रूरता थी, वो अचानक एक झूठी और मखमली प्यार में बदल गई थी। चलो जानम, तुम बहुत थक गई हो। इतने दिनों बाद अपने कमरे में जा रही हो, थोड़ा आराम कर लो। आतिश ने बड़े प्यार से साधना के गाल को छुआ, जैसे वे दुनिया का सबसे फिक्रमंद पति हो। साधना ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपना भारी बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी आतिश ने फुर्ती से उसके हाथ से बैग ले लिया था। नहीं जानम, तुम अभी कमजोर हो, ये सब मैं कर लूंगा, उसने साधना की आंखों में देखते हुए कहा। साधना के पास मना करने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी और आतिश एक साई की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, आतिश ने लात मारकर दरवाजा बंद किया। बाहर की दुनिया के लिए जो केयरिंग हस्बैंड का नकाब उसने ओढ़ रखा था, वह पल भर में उतर गया था। उसने साधना का बैग एक कोने में जोर से झटका और एक झटके में साधना को दीवार से सटा दिया था। इससे पहले कि साधना कुछ समझ पाती, आतिश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से इतनी बेरहमी से जकड़ लिया कि उसकी उंगलियां साधना के गाल में धंसने लगी थी। साधना की आंखों में खौफ उतर आया था। वेलकम टू हेल जानम। आतिश की आवाज अब वो मखमली नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी नफरत और पागलपन भरा था। साधना का शरीर कांपने लगा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि साधना को दर्द महसूस हो रहा था। उसने कांपते हाथों से आतिश की कलाई पकड़ने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे। आतिश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई थी। वह साधना के चेहरे के और करीब आया, इतना करीब कि साधना उसकी गर्म और भारी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। यह दर्द, आतिश एक खतरनाक हंसी हंसा, यह दर्द उस दर्द से कहीं ज्यादा कम है जो तुमने मुझे दिया है पूर्वी। सालों तक उस आग में जला हूं जिसमें तुमने मुझे धकेला था। तुम्हें क्या लगा तुम याददाश्त खोने का नाटक करोगी और मैं मान लूंगा? तुमने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया है और अब उस जख्म का हिसाब होगा। साधना की आंखों से आंसू छलक आए थे। वह समझ गई कि आतिश उसे सिर्फ पूर्वी नहीं मान रहा, बल्कि वह पूर्वी से कोई बहुत पुराना और भयानक बदला ले रहा है। जिस प्यार का नाटक उसने अस्पताल में किया था, वह महज उसे इस पिंजरे तक लाने का रास्ता था। आतिश की आंखों में जलती नफरत की आग साधना की रूह को कपा रही थी। उसने साधना के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, ये जो तुम्हारे गालों पर मैं हाथ फेर रहा हूं ना, इसे दोबारा कभी प्यार समझने की भूल मत करना। वह आतिश मर चुका है जिसे तुम जानती थी, और तुमसे मुझे सिर्फ नफरत है। उसने झटके से साधना को छोड़ा, जिससे वह लड़खड़ा गई थी। आतिश ने नफरत से अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, मुझसे दूर ही रहना, तुम्हारी परछाई भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। आज से इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। तुम यहाँ राज करने नहीं, अपनी गलतियों की सजा भुगतने आई हो, समझी? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। साधना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें एक तड़प और गुस्सा भी जाग उठा था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आतिश को पीछे धकेलते हुए चिल्लाई, बस कीजिए मिस्टर ओबरॉय, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। आप मुझे जबरदस्ती झूठ बोलकर इस कैदखाने में लाए हैं। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो साधना की आवाज अचानक उसके गले में ही अटक गई थी। उसकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने में पड़ी, जहाँ सोफे के पास कुछ हिल रहा था। वहाँ एक छोटा सफेद पैंथर का बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही उसने साधना की तरफ देखा, उसने एक छोटी लेकिन डरावनी दहाड़ मारी। शेर का बच्चा! साधना के मुंह से चीख निकल गई थी। वह अपनी सारी नफरत और गुस्सा भूल गई थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था।
जैसे ही वह पैंतर थोड़ा और करीब आया, साधना बदहवास होकर पलटी और सीधे आतिश के सीने से जा चिपकी थी। उसने आतिश की शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया और अपना चेहरा उसके मजबूत कंधों में छिपा लिया था। आतिश, जो अभी उसे धिक्कार रहा था, उसके इस तरह अचानक से करीब आने पर सन रह गया था। जैसे ही पैंथर ने दोबारा जोर से दहाड़ मारी, साधना थर थर कांपते हुए आतिश के और करीब सिमट गई थी, मानो वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। साधना का शरीर डर से कांप रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट आतिश की गर्दन पर महसूस हो रही थी और उसकी धड़कनें आतिश के दिल में उतर रही थीं। आतिश के हाथ, जो पहले उससे दूर धकेलने के लिए उठे थे, अब हवा में ही ठिठक गए थे। उस पल सारी नफरत, सारा गुस्सा एक पल के लिए कहीं खो गया था। उसके अंदर की ठंडक साधना की गर्माहट से पिघलने लगी थी। आतिश ने धीरे से अपनी नजरों को साधना के चेहरे पर टिकाया। डर के कारण उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें अब भी एक मासूमियत झलक रही थी। डरो मत। आतिश की आवाज़ अचानक नरम पड़ गई थी। ये वही आवाज़ थी जो उसने अस्पताल में साधना से बात करते हुए इस्तेमाल की थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी। ये हमारा पैंथर है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आतिश ने एक हाथ से धीरे से साधना की पीठ थपथपाई, उसे थोड़ा सहारा देने के लिए। साधना ने अपनी भीगी पलकों को धीरे से उठाया और आतिश का चेहरा उसके इतने करीब था कि वह उसकी आंखों में तैरती हुई अपनी ही परछाई देख सकती थी। पैंथर का डर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं था, लेकिन अब उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। एक ऐसी बेचैनी जो डरा नहीं रही थी, बल्कि रूह को छू रही थी। आतिश का वह हाथ जो उसकी पीठ को तसल्ली देने के लिए थपथपा रहा था, अब वहीं ठहर गया था। साधना को अपनी गर्दन पर आतिश की भारी और गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। अब तक वह सिर्फ आतिश के गुस्से और उसकी नफरत से वाकिफ थी, लेकिन इस वक्त उसके सीने की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। साधना का दिल, जो अब तक डर से तेजी से धड़क रहा था, अब आतिश की खुशबू और उसकी मर्दाना छुअन से एक अलग ही रफ्तार पकड़ने लगा था। क्या क्या ये सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? साधना की आवाज़ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। बोलते वक्त उसके होंठ आतिश की गर्दन के करीब से गुजरे, जिससे आतिश के शरीर में भी एक सिहरन दौड़ गई थी। आतिश ने अपनी नजरें साधना के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिका दी थी। उसकी आंखों की वह बर्फ जो हमेशा साधना को दूर रखती थी, अब पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसने बहुत धीरे से, लगभग ना के बराबर, साधना को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया था। जब तक तुम मेरे पास हो, तुम्हें यहाँ कोई छू भी नहीं सकता, आतिश ने धीमी और भारी आवाज में कहा। साधना ने पहली बार गौर किया कि आतिश की आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द और शायद एक दबी हुई चाहत भी थी। पहली बार उसे लगा कि आतिश कोई पत्थर का बुत नहीं, बल्कि जीता जागता इंसान है। साधना के हाथ, जो अब तक डर के मारे आतिश की कमीज को मुट्ठियों में भींचे हुए थे, अब धीरे से ढीले पड़े और उसकी उंगलियां अनजाने में ही आतिश के सीने पर रेंगने लगी थी। उसके दिल की धड़कन अब उसके कानों में गूंज रही थी, धक 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 धक। ये डर नहीं था, ये वह एहसास था जो साधना ने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने आतिश की आंखों में गहराई से देखा और उसे लगा जैसे वह इस अजनबी समंदर में डूबती जा रही है। पैंथर अब चुपचाप वापस जा चुका था, लेकिन साधना को अब उस जानवर से ज्यादा डर अपने खुद के दिल से लग रहा था, जो पहली बार आतिश के लिए धड़क रहा था। माहौल में एक अजीब सी कशिश घुल रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी और साधना की उंगलियों की वह हल्की सी छुअन आतिश के सख्त इरादों की नींव हिला रही थी। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही साधना की आंखों में छुपी हुई इस गहराई ने आतिश के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दी, उसके दिमाग में अतीत की कोई कड़वी याद बिजली की तरह कौंध गई थी। अचानक आतिश के चेहरे के भाव बदल गए थे। यह नफरत नहीं थी, यह किसी को तोड़ने की लत थी। उसकी आंखों में जो पिघलती हुई बर्फ थी, वह पल भर में फिर से पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह साधना की खुशबू और उसकी नज़दीकी में खो रहा है, आतिश के अंदर का वह नफरत से भरा इंसान जाग उठा था। उसने झटके से साधना के नाजुक कंधों को पकड़ा और उसे अपनी बाहों से दूर धकेल दिया था। साधना, जो अभी अभी सुरक्षा के उस एहसास में सुकून पा रही थी, इस अचानक हुई हरकत से लड़खड़ा गई थी। उसने सोफे का सहारा लिया ताकि वह गिर न जाए। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। बस बहुत हो गया। आतिश की आवाज़ में अब नरमी की जगह फिर से वही पुरानी कड़वाहट लौट आई थी।
वह पीछे हटा और अपनी शर्ट को इस तरह से ठीक करने लगा जैसे साधना की छुअन से उसे गंदगी महसूस हुई हो। आतिश ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और नफरत भरी मुस्कान के साथ साधना की तरफ देखा। ये नाटक अब और नहीं चलेंगे तुम्हारे। डॉक्टर, तुम क्या सोचती हो कि तुम इस तरह से कांपोगी, मेरी बाहों में सिमटोगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? साधना कुछ कहना चाहती थी, उसके होंठ कांपे पर आतिश ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया था। वही पुरानी चालें, वही मासूम चेहरा और वही आंखों में आंसू। तुम फिर से मुझे अपनी नदाओं से बहकाना चाहती हो, है ना? ताकि मैं पिघल जाऊं और तुम अपना रास्ता साफ कर सको। वह उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा और झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लेकिन याद रखना, ये अस्पताल नहीं और ना ही मैं वो पुराना आतिश हूँ। इस बार तुम अपने इन इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। तुम्हारी हर चाल, हर आंसू मेरे लिए अब सिर्फ एक घटिया तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। साधना सिर्फ उसे फटी फटी आंखों से देखती रह गई थी। उसका दिल, जो अभी कुछ देर पहले एक नई उम्मीद से धड़क रहा था, अब आतिश के शब्दों के तीरों से छलनी हो चुका था। वह चाहकर भी ये नहीं समझ पाई कि उसका डर असली था या उसका सिमटना असली था। आतिश ने पैंथर की तरफ इशारा किया और रूखे स्वर में कहा, आज के बाद अपने इस डर का दिखावा कहीं और करना, मेरे सामने नहीं। वह मुड़ा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। साधना घुटनों के बल कमरे में गिर गई थी। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, कहीं उसने अनुराग की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी है। साधना अभी अपनी सोचों से निकल भी नहीं पाई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके के साथ खुला। इससे पहले कि वे अपनी आंखों के आंसू पहुंचती, देवयानी जी आंधी की तरह अंदर आईं। उनके चेहरे पर वह ममतामयी नकाब अब उतर चुका था, जिसकी जगह एक खौफनाक नफरत ने ले ली थी। साधना सोफे के किनारे सिमटी बैठी थी। तभी देवयानी जी ने लपक कर उसके बालों को मुट्ठी में भरा और उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचते हुए खड़ा कर दिया था। साधना के मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई थी। दादी जी, ये आप। साधना की आवाज गले में ही अटक गई थी। वह उन आंखों को देख रही थी जो कल तक प्यार बरसा रही थी, पर आज उनमें सिर्फ आग थी। देवयानी जी ने उसके चेहरे को अपनी ओर झटका और दांत पीसते हुए बोली, दादी जी मत कह मुझे, तेरी हैसियत नहीं है ये लफ्ज बोलने की। देवयानी जी की पकड़ और मजबूत हो गई थी। साधना चाहती तो उनका हाथ झटक कर 2 सेकंड में बता देती कि वो क्या चीज़ है, पर वो हर इंसान का असली चेहरा देखना चाहती थी। उन्होंने साधना के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए, जहर उगला, बड़ा शौक है ना तुझे इस घर की बहू बनने का? सुन लड़की, जब आतिश अंधा होकर तुझ पर अपनी जान लुटाता था, तब मैंने तुझे इस घर की मालकिन नहीं बनने दिया, तो अब क्या खाक बनेगी? अब तो वो तुझसे नफरत करता है, तेरे साए से भी चिढ़ता है। साधना सन रह गई थी। देवयानी जी की बातों ने उसके जहन में एक हलचल पैदा कर दी थी। उसे अपनी आंखों के सामने पुरानी कड़ियां जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वह पूर्वी, जिसे आतिश बेवफा समझता है, शायद उसने कभी आतिश को छोड़ा ही नहीं था, बल्कि आतिश के अपने परिवार ने, विशेषकर देवयानी जी ने, उसे साजिश करके दूर किया था। साधना ने कांपते हुए देवयानी जी की ओर देखा और बोली, इसका मतलब आतिश को धोखा पूर्वी ने नहीं, आपने दिया है। आपने उसे अपनी मोहब्बत से दूर किया है। देवयानी जी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर साधना की रूह कांप गई थी। मोहब्बत? मेरे पोते के लिए सिर्फ मेरा हक मायने रखता है, और तुम जैसी मामूली लड़कियों की जगह उसके घर के बेडरूम में नहीं, मेरे पैरों की धूल में है। आतिश को मैंने यकीन दिलाया है कि तूने उसे धोखा दिया है, और वो मरते दम तक इसी नफरत को जिएगा। साधना को अब एहसास हुआ कि वह किस दलदल में फंस चुकी है। वह समझ चुकी थी कि इस महल की दीवारों में नफरत और साजिशों के गहरे राज दफन हैं। आतिश गुस्से से घर से बाहर चला गया था, और इस चीज़ का फायदा उठाकर देवयानी जी ने उसे सजा के तौर पर घर के सारे काम थमा दिए थे। साधना, जो एक डॉक्टर थी, अब फर्श पहुंचने से लेकर भारी भारी कालीन साफ करने तक सब कुछ चुपचाप कर रही थी। वह टूटी नहीं थी, बल्कि उसे जानना था कि आखिर पूर्वी के साथ इन लोगों ने क्या खेल खेला था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में साधना मैंशन के बैकयार्ड में बैठकर बड़े बड़े टबों में घर भर के कपड़ों का ढेर धो रही थी। उसके हाथ साबुन के झाग से भरे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी मटकती हुई मोहिनी चाची वहां आई, पर वो साधना के करीब आने में डर रही थी, जैसे वो कोई भूत हो।
साधना ने उनके इस डर को नोटिस कर लिया था, पर फिर से कपड़े धोने लगी थी। उन्होंने अपने कीमती रेशमी पल्लू को नाक पर रखा, जैसे कपड़ों की गंध से उन्हें परेशानी हो रही हो। मोहिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ तंज कसा। उफ पूर्वी, कैसा लग रहा है दोबारा जिंदा होकर। बेचारी, किस्मत देखो अपनी, मरकर वापस आई तो भी उसी नर्क में। फिर से वही जिंदगी जीनी पड़ रही है जो पहले जीती थी। तब भी तुम इस घर की नौकरानी थी और आज भी देखो वहीं बैठी कपड़े रगड़ रही हो। साधना ने एक पल के लिए हाथ रोका। सुबह से लेके अब तक उसने देवयानी जी का खौफनाक रूप और आतिश की नफरत तो देख ही ली थी। वह समझ चुकी थी कि यहाँ शराफत से काम नहीं चलेगा। उसने एक गीली चादर को जोर से झटककर पानी की कुछ बूंदें जानबूझकर मोहिनी की सैंडल पर गिरा दी थी। मोहिनी की महंगी सैंडल पर जब गंदे पानी की बूंदें गिरी तो उसके चेहरे पर नफरत और गुस्से की एक लकीर खींच गई थी। वह झटके से पीछे हटी, जैसे उसे किसी अशुद्ध चीज ने छू लिया हो। ओह, तमीज भूल गई हो क्या? मोहिनी ने दांत पीसते हुए कहा। पर जैसे ही उसकी नजर साधना की उन स्थिर और ठंडी आंखों से मिली, उसकी आवाज में वो पहले वाली खनक गायब थी। साधना के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी जो मोहिनी को भीतर तक डरा रही थी। मोहिनी ने अपने रेशमी पल्लू को और कसकर नाक से सटाया। शायद उस अनजानी घबराहट को छिपाने के लिए उसने एक गहरी सांस ली, अपना बिखरा हुआ हौसला बटोरा और एक नकली हमदर्दी भरी मुस्कान चेहरे पर सजा ली थी। बहुत मेहनत कर रही हो सुबह से, मोहिनी ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। इतने भारी कपड़े, इतना काम, बेचारी पूर्वी, हाथों में छाले पड़ गए होंगे ना? बड़ी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें। उसने जानबूझकर तकलीफ शब्द पर जोर दिया था, जैसे वह साधना को याद दिलाना चाहती हो कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है। साधना ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी मुस्कान थी जो मोहिनी के खून को ठंडा कर देने के लिए काफ़ी थी। साधना ने मासूमियत से अपनी गर्दन टेढ़ी की और मोहिनी की आंखों में देखते हुए बड़े ही ठंडे लेकिन शांत अंदाज में कहा, अरे चाची जी, आप भी ना, आपको पता नहीं है क्या, जब कोई मरकर दोबारा जिंदा होता है तो भगवान उसे बोनस में कुछ खास शक्तियाँ देते हैं। तो ये काम अब इतनी मेहनत का नहीं है मेरे लिए। मोहिनी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। शक्तियाँ? कैसी बकवास कर रही हो? साधना ने एक डरावनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और फुसफुसाते हुए उनके करीब आई। आपको पता है, जब मुझे अस्पताल में होश आया था तो मेरे दोनों पैर एकदम उल्टे थे, जैसे फिल्मों वाली चुड़ैल के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मोहिनी पीछे हटकर अपनी साड़ी संभालने लगी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। साधना ने बात जारी रखी, पर मैंने सोचा कि अगर मैं उल्टे पैरों के साथ इस घर में आई तो आप लोग डर के मारे मुझे अंदर ही नहीं आने दोगे। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके अपने हाथों से मरोड़कर इन्हें सीधा कर लिया था, ताकि कोई मुझसे डरे नहीं। पर कभी कभी ना, रात को सोते समय वो अपने आप उल्टे हो जाते हैं। मोहिनी की आंखें फैल गई थीं। साधना ने अचानक एक बड़ा सा गीला कपड़ा हवा में झाड़ा। छटाक। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी किया और पूछा, वैसे आपको डर तो नहीं लग रहा है ना चाची जी? आप तो अपनी है ना, अगर मेरे पैर कभी गलती से उल्टे हो भी गए तो आप तो मेरा साथ देंगे ना उन्हें ठीक करने में? साधना का यह भूतिया रूप देखकर मोहिनी की घिघी बन गई थी। वह बिना कुछ कहे अपनी सैंडल खटखटाती हुई वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे सचमुच कोई साया हो। साधना ने मन ही मन मुस्कुराते हुए फिर से कपड़ा धोना शुरू किया और बुदबुदाई, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं जानकर रहूंगी कि पूर्वी के साथ क्या हुआ था, या फिर उसने आतिश को धोखा दिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.